आता है जी टॉपिक क्लास में। जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट है उन सभी का कल एग्जाम है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में जो आपको बताया जाएगा बहुत से क्वेश्चन इनमें से आपके रिपीट होकर आएंगे। ठीक है, तो इसको आप वीडियो का एंड तक देख लेना। अगर आपने एंड तक देख ली तो बहुत सारी क्वेश्चन जो आएंगे आप उनके आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाएंगे, इसलिए हम आप ये करवा रहे हैं। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो कि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के पास अभी शेयर कर दो, वीडियो इंपॉर्टेंट है। बाद में तो बोलना हमने बताया नहीं था। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो ताकि वो भी पढ़ पाए। और वीडियो एंड तक देखना, बीच में छोड़ के कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये आपके चैप्टर, ये आपकी बुक है। तो आपकी जितनी भी बुक है, 4 बुक है। एक तो इतिहास की बुक है जिसमें आपके 7 चैप्टर है। उसके बाद ये दूसरी है समकालीन भारत भूगोल, ये भूगोल की बुक है, इसमें ये आपके 7 चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद ये आपकी तीसरी बुक है राजनीतिक विज्ञान जिसमें आपके 5 चैप्टर है। उसके बाद ये आपकी अर्थशास्त्र है जिसमें आपके ये 4 चैप्टर है। ठीक है, ये आपके सारे चैप्टर किसमें इंपॉर्टेंट बता दी जाएंगे, इन्हें पढ़ के जरूर चले जाना कि बहुत सी इसमें से ही आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें से आपको पढ़ना क्या है। पहली बात, ये 1789 फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद, ये आपको इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरा पढ़ लेना। इससे बार आपका ये 1789 की फ्रांसीसी क्रांति आई, राष्ट्रवाद आई, ये लिखाना पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी देख सकते हैं 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। यानी जो अभिव्यक्ति थी राष्ट्रवाद की वो कब हुई थी, पहली बार हुई थी 1789 में फ्रांस क्रांति के साथ हुई थी। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनमें परसत्ता राजतंत्र से निकल कर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्ताक्षर हो गई। देख सकते हैं क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। तो यही इसमें बताया गया है। ठीक है, तो यही आपको बस इतना ही पढ़ना हो जो 1789 फ्रांसीसी क्रांति का ये लिखा है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रवाद के उदय के कारण, कितने कारण है, 4 है। पहला निरंकुश शासन व्यवस्था, यही सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि राष्ट्रवाद के उदय का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद उदारवादी विचारों का प्रसार था। उसके बाद स्वतंत्र समानता था, बंधुत्व का नारा और शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। ठीक है, ये ठीक है, इन्हीं को आप लिख के एक्सप्लेन कर देना। ये आपका है ज़्यादा ज़्यादा 2 या 3 नंबर के पूछा जाएगा, हो सकता है 5 के में भी आ जाए, इसलिए हम आपको करवा रहे हैं। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास, तो इसमें आपको पढ़ना क्या है। इसमें आपकी ये इंपॉर्टेंट है, पहला फ्रांसीसी क्रांति, वियनिक संधि। ठीक है, और जर्मन और इटली का एकीकरण। ठीक है, ये उदारवादी देखते हो, उदारवाद देखते क्या लिखा, उदारवादी की क्रांति। ठीक है, ये उदारवादियों की क्रांति, ये इनमें से आपका 101% आएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा आपको बताया ताकि आप इसे याद कराओ। पहली बात है फ्रांसीसी क्रांति, तो फ्रांसीसी क्रांति का आपका ये है, जब भी फ्रांसीसी क्रांति का आए तो ये आप लिख के आ जाना और इन्हें एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 को इनको एक्सप्लेन कर देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये भी लिखोगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर का होगा 3 नंबर ही मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। बाकी 5 नंबर का होगा तो इन्हें पूरा लिख के, कितने 6 पॉइंट, इन 6 को लिख के इनको थोड़े थोड़े 2 लाइन में, एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद का संविधान आधारित शासन था, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार थे, नए फ्रांसीसी तिरंगा झंडा था। ठीक है, नेशनल असेंबली का गठन किया गया था, यही है। ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 1804 की नागरिक संहिता में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं जन्म पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति। यानी जो ये नागरिक संहिता है ना 1804 की, इसमें क्या किया गया था, जो जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार थे ना उन्हें समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, यही सब बताया गया कि कानून के सामने समानता, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। यही सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस इन्हीं पॉइंटों का आप लिखाना इस पर आए तो। ठीक है, यही है। अब इतने कम समय आप इतना याद कर लो, इन्हें एक्सप्लेन कर देना, काम हो जाएगा। यहाँ पे देखते किसानों को भूधास्ता और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त करना है। जो किसान थे वह जो भूधास्ता और जागीरदारी के गुलाम थे उनको सभी के जो शुल्क दिए ना, तो यानी जो ऋण जाल फंसे थे उनको मुक्त करना था। ठीक है, यही सारे आपके पॉइंट है। कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट है। अगर आपके पूछा जाए नागरिक संहिता के बारे में बताइए, नागरिक संहिता एवं राष्ट्रपति को बताइए, तो यही पॉइंट आप लिख के आना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते अगला उदारवादी राष्ट्रवाद, सबसे इंपॉर्टेंट। देख सकते हैं इसमें आपके उदारवादी राष्ट्रवाद, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें आपको इस प्रकार से बनेगा कि उदारवादी राष्ट्रवाद ये देखते हैं राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में भूमिका के बारे में बताइए। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। अगर उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में तब भी ये लिखाना, और राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी राष्ट्रवादी क्या भूमिका है तो भी ये लिख के आना। ठीक है, पहला सहमति पर आधारित सरकार, तो ये इसको आप लिख के सहमति पर आधारित सरकार, उसके बाद उदारवाद के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, उसके बाद संविधान आधारित शासन था, संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित था। ठीक है, और विशेष अधिकारों का अंत था, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद कानून के समक्ष समानता, मताधिकारों का समर्थन, लेकिन देशक के लिए नहीं था। ठीक है, मुक्त बाजार था, वस्तु एवं सेवाओं का प्रतिबंधों से मुक्त था। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यूरोप में रूढ़िवाद, ये आए तो आप ये लिखा ना यूरोप में रूढ़िवाद का कि 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पूर्ण रूढ़िवादी तरफ हो गया था। यानी जो 1815 में नेपाल की हार हो गई थी ना, उसके बाद जो झुकाव था यूरोप की सरकार का वह रूढ़िवादियों की तरफ बढ़ गया था। ठीक है, अधिक हो गया था, यही इसमें बताया गया। इसमें क्या बोला गया, इसमें जो यहाँ पे देखते हैं रूढ़िवादियों ने देख सकते हैं स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी थी। ठीक है, यही मान्यता इसने दी थी। और इस देखते हैं इसमें क्या बोला गया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा ही रहा। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन देखते वियना में किया गया। तो वियना संधि थी, यही इसका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये किसने की थी, देखते शिखर सम्मेलन का आयोजन वियना में किया गया था, वियना में। ठीक है, और इसमें जो कांग्रेस का आयोजन था ना, देख सकते हैं कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मैटरनिख ने किया था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं वियना संधि, वियना संधि के बारे में बस इतना आपको ये लिख के आ जाना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं वियना संधि 101% आएगा, बाद बोलना बताया नहीं। वियना संधि, वियना संधि की पहले विशेषता लिख दोगे, फ्रांस या विशेषता मत लिखना, बेशक आप ये लिख देना। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पहले वियना संधि, वियना संधि में लिखोगे ड्यूक मैटरनिख। ठीक है, फिर इसमें लिख दो कि इनका जन्म 15 मई 1773 को हुआ। वे ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे 1804 में 1848 तक, यानी 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप के राजनीतिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा था कि याद देख सकते हैं, यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ये पूछा जा सकता है 1 नंबर के में भी कि ये किसने कहा है कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है, किसने कहा है, तो आप लिख दो कि ड्यूक मैटरनिख ने। ठीक है, तो यही आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ड्यूक मैटरनिख ने पुनः स्थापना में सक्रियता भूमिका निभाई। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर ये आपके 4 पॉइंट लिख देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे जर्मन का एकीकरण, जर्मन का एकीकरण बस आपको इतने ही पॉइंट याद करने हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, जर्मन का एकीकरण। ये देख सकते हैं एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में हुआ और पर्सा के प्रमुख मंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है, नाम याद रखना। और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में देश युद्धों में पर्सा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। ठीक है, यही आपकी इंपॉर्टेंट है, इन्हें लिख देना। ठीक है, उसके बाद इटली का एकीकरण, बस ये खत्म। इटली का ये कर लेना कि इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था और 1830 के दशकों में देखते जूसेपे मैत्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्य प्रस्तुत किया। ठीक है, 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुआ और 1815 में फ्रांस देखते फ्रांस से सार्डिनिया पिडमांड ने एक चतुर कूटनीति संधि की, जिसमें माध्यम से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया बेस्ते बलों को हरा दिया, नहीं ऑस्ट्रेलिया बलों को इसमें हरा दिया गया था, ये बोला गया। ठीक है, तो यही आपको ये पॉइंट ही लिख देने हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला चैप्टर से देखते हैं वो क्या याद करना है। ठीक है, इतना ही आएगा, इनमें से ही कोई एक पूछ लिया जाएगा और ये लिख के आपको आना है। अब अगले चैप्टर से देखते हैं, अगले चैप्टर से इंपॉर्टेंट कौन सा है। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान, ये 2 नंबर के पूछा जा सकता है कि महिलाओं का योगदान क्या था राष्ट्रवाद के उदय में। तो सबसे पहला योगदान था राजनीतिक संगठनों का निर्माण, समाचार पत्रों का प्रकाशन, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष और यहाँ पे जैसे राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना। ठीक है, यही अगर इसमें पूछा जाए कि राष्ट्र के उदय में महिलाओं का योगदान क्या था, तो ये चारों लिख के इनको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दे, काम हो जाएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये चिन्ह और अर्थ। ठीक है, चिन्ह और अर्थ है, इनका क्या महत्व है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका 1 नंबर के में पक्का पूछा जाएगा। यहाँ पे आप दे सकते हैं टूटी हुई बेड़ियाँ, ये किसका है अर्थ, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है आज़ादी मिलना। अर्थ कह लो महत्व कह लो एक ही है। ठीक है, और बाद छाप वाला जो कवच है उसका महत्व क्या है, जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बलूत पट्टी का मुकुट किसका है, वीरता का। और तलवार किसका है, यहाँ पे देखते हैं मुकाबले की तैयारी का। और तलवार पर लिपटी जैतून की डाली किसका है, शांति की चाह। ठीक है, यही आपकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखते हैं काला लाल और सुनहरा तिरंगा किसका है, उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था। ठीक है, उसके बाद उगते सूर्य का किरण एक नई युद्ध की शुरुआत थी। ठीक है, यही बस इतना ही है, इस चैप्टर से पढ़ लो। अगले चैप्टर देखते हैं, उससे पहले यहाँ पे आप ये चित्र याद रखना, ये 1 नंबर यहाँ पूछा जाएगा, इसलिए हम ये आपको करवा रहे हैं। इसमें यहाँ पे देखते हैं पूछा जा सकता है, जो ये आपको चित्र दिख रहा है यहाँ पे, जो ये आपको टिकट दिख रही है, टिकट में ये किसका चेहरा बना हुआ है, 1 नंबर के में ऐसे ही पूछेगा। तो ये चेहरा किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है मारियाना का। यहाँ पे देखते हैं ये मारियाना यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ मारियाना। ठीक है, तो ये किसका चित्र बना हुआ है, ये मारियाना का बना हुआ, आप ये लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा मारियाना का। ठीक है, उसके बाद ये अगला चित्र, इसमें क्या बोला गया, चित्रकार फिलिप वेट के जर्मनी का यह चित्र 1880 में बनाया। किसने बनाया, यह चित्रकार फिलिप वेट ने बनाया था। ठीक है, ये और यहाँ पे पूछा जा सकता है, ये जो तलवार वाला आ रहा है ये किसका प्रतीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये उपयोग राष्ट्रवाद के विकास के लिए किया जाता था। ठीक है, समझ आ गया। अगर आपको चित्र भी दिया हो तो भी आप जो महत्व हमने बताया उनके हिसाब से आप लगा दोगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला चैप्टर देखते हैं क्या है उसमें।
उसके बाद है भारत में राष्ट्रवाद। इसमें से आपको क्या याद करना है, तो इसमें आपको बस आंदोलन ही याद कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। अब कितने आंदोलन, 3 से 4 आंदोलन बस। अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा, ठीक है। ये पहला तो ये कर लो, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। ये जब भारत आज़ाद हुआ तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री देश था क्लाइमेट एंटली थे, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट, बस 4 लाइन याद कर लो यहाँ तक, ठीक है। राम प्रसाद देख सकते बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा दिया, ठीक है। किसने दिया, रामप्रसाद बिस्मिल ने, ठीक है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या बोल गया, मैं इससे लेकर आऊँगा, ठीक है, मैं इसे लेकर आऊँगा, ये बोला गया। ये आपके इंपॉर्टेंट नारे से इनको पढ़ लो बस, ठीक है, 4 ही, ठीक है। बाकी भगत सिंह का पढ़ना हो तो भगत सिंह का भी पढ़ लेना, पाए या पे नहीं दिया, ठीक है। अब देख सकते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा जा सकता है राष्ट्रवाद का अर्थ क्या, 2 नंबर यहाँ पूछा जाएगा राष्ट्रवाद का अर्थ क्या। बस ये लाइन याद कर लो कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना, एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद साफ सीधे शब्दों में कहे तो लोगों को अपने देश के प्रति प्रेम और भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं, समझा गया, यही है। और कई बार लोग विभिन्न भाषा और समूह के हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उनका एक ही है, ठीक है। ये उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखते हैं, सीधे हम चलते हैं सत्याग्रह, ठीक है। इसमें आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हम देखते हैं। जलियांवाला हत्याकांड, एक से जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये मुख्य घटना क्या घटना की थी यहाँ पे देख सकते हैं, देख सकते 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित हुई, यानी जो ये थी जलियांवाला हत्याकांड, ये कहाँ पे हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था और अमृतसर में घटित हुआ था, ठीक है। जैसे सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने एवं कानून का विरोध प्रकट करने के लिए ग्रामीण की भारी भीड़ जलियांवाला बाग में एकत्रित हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे किसने गोली चलाई, जनरल डायर वहाँ पहुंचा और मैदान में बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए और भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, ठीक है। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। बस इतना ही आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है। आप ये लिख देना। उसके बाद इसमें क्या लिखना है, जलियांवाला में इसमें प्रभाव क्या पड़े, प्रभाव वही पड़े थे, हड़तालें होने लग गई थी और पुलिस स्टेशन से मोर्चे लेने लगे, ठीक है। यही सारे आपको ये लिख देने पॉइंट्स। यहाँ पे देखते हैं लोगों को कोड़े मारे गए, देखते हैं गुजरात पंजाब के गाँवों पर बम बरसाए गए, ठीक है। यही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं खिलाफत का मुद्दा, ठीक है। ये खिलाफत का मुद्दा यहाँ पे देखते हैं, खिलाफत शब्द है वो खलीफा से देखते हैं निकला हुआ है, जो देखते हैं ऑटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ देखते हैं इसमें बोला गया इस इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। यह अफवाह फैल गई थी कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी, देख सकते हैं। इसलिए खलीफा की तात्कालिक शक्ति की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं द्वारा बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। यही देख सकते हैं खिलाफत समिति में का मुद्दा था, ठीक है, खिलाफत का मुद्दा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट असहयोग आंदोलन, ठीक है। आपको 3 से 4 आंदोलन कर लेंगे, उसी में से आएगा। सबसे पहला असहयोग आंदोलन, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, उसके बाद असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन क्या है, तो असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था, क्योंकि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से हुई थी। यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले तो ब्रिटेन देख सकते हैं शासन रह जाएगा, यानी भारतीय अपना जो सहयोग देते हैं ना, भारतीय जो भारत के लोग सहयोग देते हैं वो वापस ले तो ब्रिटिश शासन रह जाएगा, ठीक है। इसमें बोला गया। और असहयोग आंदोलन के चरण कौन से थे, यही है सरकार द्वारा दी गई जो पदवियाँ थी वह लौटाकर सरकारी नौकरियाँ, सेना, पुलिस, अदालत, जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, यही सारे थे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये असहयोग आंदोलन के संबंधित कांग्रेस अधिनियम, 2 अधिनियम थे। पहला सितंबर 1920, फिर दूसरा दिसंबर 1920, सितंबर और दिसंबर, बस इतना है, ठीक है। ये उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आंदोलन के दोहरे लक्ष्य, यानी इसके क्या लक्ष्य थे, इसमें था स्वराज की प्राप्ति, जैसे खिलाफत के मुद्दे को समर्थन, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता लाई जा सके, यानी हिंदू मुस्लिम को एक साथ किया जा सके, ठीक है। और इसकी समाप्ति कब हुई थी, समाप्ति जब की गई जब चोरा चोरी हिंसा घटित हुई, ठीक है, जब भी महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। कब लिया, फरवरी 1922 को, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं अगला और संविधान विज्ञान आंदोलन की ओर, यहाँ पे देख सकते हैं संविधान विज्ञान आंदोलन की ओर। इसमें 4 से 5 लाइन कर लेना। फरवरी 1922 गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, यही है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं अगला गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला कब हुआ था गोलमेज सम्मेलन, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 से दिसंबर 1931, और तीसरा कब हुआ था, नवंबर 1932 से दिसंबर 1932, यानी 1930 से 31 और 1931 से 31 और 1932 से 32, नवंबर से जनवरी, सितंबर से दिसंबर और नवंबर से दिसंबर, ठीक है, इस प्रकार से।
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन, ये पक्का आ सकता है नमक यात्रा का। तो यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगें रखी और इन मांगों में सबसे महत्वपूर्ण यही था कि वह जो नमक के ऊपर कर था उसे समाप्त किया जा सके, ठीक है, यही इसमें इंपॉर्टेंट था। देखते लॉर्ड इरविन देखते इनमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसमें यहाँ पे देखते ये मांग जैसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग यही थी कि नमक कर को ख़त्म कर दिया जाए, यानी जो नमक पर कर लगाया जाता है उससे समाप्त किया जाए, ठीक है, यही था। और इसकी शुरुआत देख सकते हैं कब हुई थी, इसकी नमक यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी शुरुआत। और ये कब तोड़ा गया, कानून का उल्लंघन कब किया गया, 6 अप्रैल 1930 को इसका उल्लंघन किया गया नमक को बनाकर, ठीक है, यही है। और यहाँ पे देखते हैं यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी, यही घटना को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहा गया, ठीक है, यही पे देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को, यहाँ पे देखते हैं मार्च 1931, यानी 6 अप्रैल 1930 से मार्च 1931 गांधी इरविन समझौते की वजह से स्थापित, ठीक है। सब मुख्य घटनाएं क्या थी, यही घटना थी आपकी 4 देख सकते हैं क्या घटना थी। देश के विभिन्न हिस्सों में नमक कानून का उल्लंघन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराब की दुकानों की देखते हैं पिकेटिंग, वन कानूनों का उल्लंघन, यही साफ सी बात है, यानी जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी कानून लाए गए थे उन सभी का उल्लंघन किया गया था, जिसमें आपका विदेशी वस्तुएं होगी, शराब की दुकानें होगी, वन कानून थे, ठीक है, और नमक कानून थे, इन सभी का उल्लंघन किया गया था, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार की इसमें प्रतिक्रिया क्या रही, उसने क्या किया, उसने लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर दिया और महिला और बच्चों की पिटाई की, यही था इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया, ठीक है, यानी कांग्रेस के जो नेता थे उनको हिरासत में ले लिया गया, ठीक है। और इस आंदोलन में किन किन ने भाग लिया, अमीर किसानों ने, गरीब किसानों ने, और जो व्यावसायिक वर्ग था, यानी जिसमें आपके आ गया अनौपचारिक सरकारी या व्यावसायिक नीति थी ना, उनके खिलाफ यही था। उसके बाद महिलाएं, ठीक है, उसके बाद कुछ स्थानों पर मजदूरों ने, ठीक है, यही। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगला इसमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे अगला देखते हैं, ठीक है। उसके बाद बस इतना ही आपको करना है दूसरे चैप्टर से, ठीक है। अब अगला चैप्टर देखते हैं अगले से कितना करना है आपको। उसके बाद ये तीसरा चैप्टर भूमंडलीय देशकृत विश्व का बनना, इसमें आपका क्या करना है, तो इसमें आपको बस 2-3 चीज़ें याद करनी है। पहला है आपका ये अंतर्युद्ध अर्थव्यवस्था, जिसमें 2 विश्व युद्ध के बीच जो अंतर्युद्ध अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, इसमें पूछा जा सकता है। ताकि बस यही 6 पॉइंट है, इन 6 पॉइंटों को रट लो, ठीक है, यही 6 पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इसमें युद्ध के बाद का युग, इसमें पूछा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो युग था वो कैसा था, उसके बारे में बताइए। तो ये 5 पॉइंट है, इन्हें कर लो, यहाँ पे दे सकते हैं ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक बस इसमें 2 लाइन और, भूमंडलीकरण क्या होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। दुनिया भर में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रणालियों का एकीकरण था। इसका मतलब यह है कि वस्तु और सेवा, पूंजी, श्रम, व्यापार दुनिया भर में किया जाता है, ठीक है। देशों के बीच सूचना और शोध के परिणाम आसानी से प्रवाहित होते हैं, ठीक है, यही है एक, ठीक है, ये। उसके बाद ये है आखिरी रेशम मार्ग, ये पढ़ लो, ठीक है। बस इस चैप्टर से इतना ही है। अब अगला चैप्टर से देखते हैं अगले चैप्टर से आपको क्या करना है, ठीक है। अभी अभी देख सकते हैं अगला चैप्टर आपका है चौथा चैप्टर, उससे क्या करना है, ये रहा औद्योगिकरण का युग। अब औद्योगिकरण का युग ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आएंगे। यहाँ पे देखते हैं उपनिवेशिक में आगे करते हैं, यहाँ पे देखते हैं फैक्ट्रियों का आना, इसमें ये औद्योगिकरण देखता है परिवर्तन की रफ्तार, यानी रफ्तार के बारे में बताने की रफ्तार क्या थी, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। तो ये औद्योगिकरण का मतलब है सिर्फ फैक्ट्रिया उद्योग का विकास नहीं, कपास तथा सूती वस्त्र उद्योगों एवं लोहो का स्टील उद्योग में बदलाव काफ़ी तेज़ी से हुआ। और ये ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे, ठीक है, यही आपके इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही आपको कर लेना चाहिए। ज़्यादा 1 2 3 4 इन 4 पॉइंटों को रट लो, ठीक है, इतने को। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं अगला, देखते हैं इंग्लैंड में मजदूरों का जीवन कैसा था, कि कुछ देखते हैं कुल मिलाकर मजदूरों का जीवन दयनीय था। श्रम की बहुतायत की वजह से नौकरियों की भारी कमी थी, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। और रिश्ता नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुनबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर ही निर्भर करती थी, यानी जो रिश्तेदारों का उसी की नौकरी लगेगी, यही है इसमें, ठीक है। बस इतना है, इसमें भी आपको 4 से 5 कर लो। पहला बता दे कितना, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, बस इतना कर लो, ठीक है। हो सके तो 5वां भी कर लेना, बस इतना ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं उपनिवेशिक में औद्योगिकरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन पक्का, इसमें पूछा जा सकता है उपनिवेशों में औद्योगिकरण से पूछा जा सकता है। तो इसमें आप देखते हैं भारतीय कपड़ों का युग, पहला मशीनी उद्योगों से पहले का युग कैसा था और जो मशीन आ गई उसके बाद का युग कैसा था, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मशीन से पहले का युग कैसा था, यहाँ पे देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का दबदबा था। यहाँ पे देख सकते हैं सूरत, उंगली, मछली
पत्तनम प्रमुख बंदरगाह थे। जब इसमें मशीनी युग जब मशीन आ गई उसके बाद क्या हुआ, इसमें बम्बई तथा कलकत्ता पर एक नए बंदरगाह के रूप में उभरा। सूरत तथा हुमुंग जैसे पुराने बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए। ठीक है, 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूट गया। यही है, यानी जो ये सब हुआ था मशीनी युग से पहले का, वो सब कुछ इसका उल्टा होने लगा। ठीक है, यही है। अब इसमें कितना करना है, ये 1 2 3 4 4 कर लो। ठीक है, कोशिश करना है पाँचवा भी कर लो, क्योंकि पाँचवा छोटा सा ही है, बस 2 प्रकार के व्यापार है। ठीक है, बस इतना ही। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बुनकरों क्या हुआ, यानी जो यूरोपीय कंपनियों के आने से जो बुनकर था उनका क्या हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सत्ता स्थापित करने से पहले बुनकर बेहतर स्थिति में थे, क्योंकि उनका उत्पाद खरीदने वाले बहुत खरीदार थे, यानी उनके सामान बहुत ज़्यादा खरीदा जाता था। लेकिन जैसे ही कंपनियाँ आ गई, उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाने लगा, तो जो बुनकर थे उनका जो सामान है कम होने लगा। ठीक है, ये बिकना कम लगा, यही है। बुनकरों की स्थापना में आए तो यही लिख देना आपका, बस 4 लाइन। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है, बस। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैनचेस्टर का भारत आना, देखते हैं ब्रिटिश कपड़े का, तो वही है, ब्रिटिश कपड़े का जब भारत आएगा तो क्या होगा, भारत में सूती वस्त्र के निर्यात में भारी कमी आएगी। ठीक है, और ब्रिटिश का जो कपड़ा उद्योग का विकास है, वो आयातित कपड़े पर आयात शुल्क का लगाना। ठीक है, यही सारी इंपॉर्टेंट है। उन देखते हैं 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन शुरू होता था। भारतीय बाजारों में मशीन उत्पाद की बाढ़ थी। ठीक है, यानी मशीन उत्पाद बहुत अधिक प्रयोग किया जाने लगा, यही है। ठीक है, पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ हुआ था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है 1 नंबर में, बम्बई में 1854 में। और पहला जूट मिल बंगाल में हुआ था 1855 में। और तीसरा 1860 कानपुर में एल्गिन मिल की स्थापना। ठीक है, ये और 1874 में मद्रास में प्रथम कटाई और बुनाई मिल, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद में फैक्ट्री का आना 19वीं सदी, यही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखते हैं भारतीय मजदूरों की दशा कैसी थी। इनमें देखते ज़्यादातर मजदूर अस्थायी तौर पर रखे जाते थे। देखते हैं फसलों की कटाई के साथ देखते समय गाँव लौट जाते थे, नौकरी मिलना कठिन था। यही सारी इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब फैक्ट्री जो वहाँ पे जो मशीन लगा रही है वही सारा काम कर देगी, तो नौकरी किससे मिलेगी, साफ सी बात है, वही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं अगला, इसमें ये है औद्योगिक विकास का अनुत्थापन। इसमें आपको ये कर लेना 1 2 3, बस 3 ही कर लेना, ज़्यादा हम नहीं। ठीक है, यही। उसके बाद यहाँ पे अगला दे सकते हैं, जैसे लघु उद्योग की बहुतायत, इसमें भी 1 2 3 4, यही। कई आविष्कारों की वजह से हथकरघा उद्योग की तकनीकी में सुधार तथा हथकरघा वस्त्र के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई थी। यही है, ऐसे ही एक आविष्कार था फ्लाई शटल। ठीक है, देखते हैं वस्तुओं के बाजार बनाने का, देखा यही है, वस्तुओं के बाजार बनाने के तरीके, यही 4 तरीके, इन चारों को बस रट लो, काम खत्म। इस चैप्टर से आपका इतना ही है बस। अब अगला चैप्टर देखते हैं, अगले चैप्टर से आपका क्या है। ठीक है, कि आपकी इन्हीं में सबके पूछे जाएंगे। और 5वां यहाँ पे देखते हैं मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसमें आपका क्या है, पे जैसे शुरुआत में छपी पुस्तक 101% आपका आएगा, और बस आपको यही पॉइंट आपको लिख के आने। देखते हैं चीन, जापान, कोरियन में मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी विकसित हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, चीन में, जापान में और कोरिया में। ठीक है, यही है। यहाँ पे देख सकते हैं 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे देखते काठ के ब्लॉक या तकनीकी पर कागज़ को रखकर जैसे किताबें छापी जाने लगी थी। यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको पॉइंट लिख के आने इसमें से बस। ठीक है, अब यहाँ पे से देखते कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5, यही 5 पॉइंट ये करने जरूरी है, इतने ही आपको याद करना, यही लिखाना है। पूछा जाए कि शुरुआत की जो छपाई थी वो कब शुरू हुई थी और कहाँ शुरू हुई थी, कैसे हुई थी, बस यही लिख के आ जाना। ठीक है, मुझे यहाँ पे अगला देखते हैं। ठीक है, मुद्रण का यूरोप में जाना, तो इसमें ये लिख देना 1929 में मार्को पोलैंड चीन से मुद्रण का ज्ञान लेकर इटली गए, और किताबों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अब पुस्तक विक्रेता, लेखक या कातिब को रोजगार देने लगे। ठीक है, जो लिख सकते थे लोग, उनको रोजगार दिया गया, यही है इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहाँ देखते धार्मिक विवाद एवं पेंट का डर, इसमें ये आपके 4 पॉइंट लिख देना। ठीक है, 5 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं आप पढ़ने का जुनून यहाँ पे जैसे अलग अलग संप्रदायों के जैसे चर्चों में, गांवों में स्कूल खोले और किसान कारीगरों को शिक्षित करने लगे। ही नहीं, वही है पढ़ने का जुनून, वही है जो नहीं पढ़ पाते, जिनके पास किताब नहीं पहुंच पाती थी, वो सस्ते दामों पर पहुंचने लगी। यही सारी इसमें बोला गया है। बस इसमें ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट पढ़ लो। ठीक है, यानी जर्मन में ग्रीम बंधुओं ने बरसों लगाकर किसानों के बीच से लोक कथाओं को एकत्रित कर 1812 में उन्हें छापाई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखता अगला मुद्रण संस्कृति का भारत आना। भारत कैसा है, यहाँ पे देखता प्रिंटिंग प्रेस पहला 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म
प्रचारक के साथ आया, ठीक है। और 1674 ईस्वी तक कोंकणी एवं कन्नड़ भाषा में लगभग 50 पुस्तकें छाप चुका था। यहाँ पे देखते हैं यही जेम्स ऑक्टा सिक्की ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया, यानी एक अखबार छापा जेम्स ऑक्टा सिक्की ने 1780 में, ठीक है, बंगाल गजट नामक, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। जैसे गंगा भट्टाचार्य ने बंगाल गजट का प्रकाशन आरंभ कर दिया था, यही आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और महिला मुद्रण एवं सुधार, ये इसमें भी आपको ये 1 2 3 4 बस ये कर लेना। 2 फरवरी अखबार जो जैसे जोम ए जहां नाम और जैसे शमसुल अकबर 1882 में प्रकाशित हुई, यही इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगला, यहाँ पे आपका 1 2 नंबर है कि हमें ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे देखते हैं मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, ये किसने कहा? मार्टिन लूथर किंग ने, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट है, बस ये तीनों पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद बस इतना ही आपका इस चैप्टर से है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसमें छठा सातवां नहीं है तो वो अभी नहीं बता सकते, छठा सातवां अपनी बुक से कर लेना, ठीक है, वो पढ़ लेना। अब यहाँ पे आपकी ये अगली बुक है, ठीक है, अगली बुक है भूगोल की। अब भूगोल का जो पहला चैप्टर उसमें क्या करना है, तो भूगोल का पहला चैप्टर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये संसाधनों के प्रकार, कितने प्रकार है संसाधनों के, सबसे पहले समझो। पहला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर, साम्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, और विकास के स्तर पर आधार पर। कितने हैं? 4 हैं। पहला विकास के स्तर पर, स्वामित्व पर, देखते हैं समाप्यता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। जो उत्पत्ति के आधार पर ये आपके पूछे जाएंगे संसाधनों कितने प्रकार, आप लिख दोगे 4 प्रकार उत्पत्ति के आधार पर। अब लिखोगे उत्पत्ति के आधार के 2 है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे है जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, और अजैव संसाधन वो है जो हमें निर्जीव वस्तुओं से बनने होते हैं, ठीक है। जैसे कि जैव संसाधन को उदाहरण लिख दोगे मनुष्य, प्राणी जात, और अजैव संसाधन लिख दोगे चट्टानें होती है, धातु होते वे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है साम्यता के आधार पर। साम्यता के आधार पर 2 है, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो हमें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, यानी साफ सीधे शब्दों में कहें तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो हमें पुनः चक्रण से प्राप्त होते हैं, जैसे वायु, जल, ये सारे, ठीक है। और अनवीकरणीय वे संसाधन है जो हमें बहुत लंबे समय के उपरांत के बाद प्राप्त होते हैं, उससे बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जैसे खनिज, ठीक है। सरल भाषा में आपको समझा दिया। और स्वामित्व के आधार पर आपका ये निजी स्वामित्व वाले व्यक्ति गट संसाधन कहलाता है। ये सामूहिक संसाधन क्या होता है? वह संसाधन जिनका उपयोग समूह के लिए किया जाए। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? जो पूरे राष्ट्र के लोगों के लिए किया जाए। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वह जो अंतर्राष्ट्रीय के जो राष्ट्र है उनके लिए किया जाए, ठीक है, यही है। और यहाँ पे जैसे विकास के स्तर के आधार पर यहाँ पे जैसे यह संभावी संसाधन कहलाते हैं, यानी वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया है। देखिए ये बोला गया नहीं किया गया, यानी वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है, पहले से उपलब्ध है लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता, वह संभावित संसाधन, ठीक है। और यहाँ पे जैसे विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका उपयोग की गुणवत्ता जो मात्रा है वह निर्धारित की जा चुकी है, यानी इतनी की जा चुकी है कि इतनी मात्रा में वो होता है विकसित संसाधन, ठीक है। यहाँ पे जैसे भंडारित संसाधन होते हैं जो पर्यावरण में उपलब्ध होता है, ठीक है, वही सारे होते हैं, ठीक है, यही आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद अगला यहाँ पूछा जा सकता है स्वस्थ पोषणीय विकास क्या है, इसको समझाइए। तो संसाधनों का ऐसा विवेकशील प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी होती रहे, जैसे सत पोषणीय विकास, यानी वह इसमें क्या बोला गया है? सत पोषणीय विकास वह है जिसमें संसाधनों का ऐसा विवेकशील प्रयोग होता है जिसमें न कि वर्तमान पीढ़ी यानी आने वाली जो पीढ़ी है उनकी आवश्यकता भी पूरी की जा सके, वही होता है सत पोषणीय विकास, यानी अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता को भी पूरा करना, ठीक है। और संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन है ऐसे उपाय जैसे अथवा तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, संसाधन नियोजन कहलाता है, सिंपल भाषा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे सकते हैं अगला भू उपयोग। भू उपयोग कितना है? वन कृषि का अनुपयोग भूमि, प्रतिभूमि, जैसे प्रतिभूमि के अंतरिक्ष अन्य कृषि योग्य भूमि, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ठीक है, यही है। उसके बाद अगला देखते हैं भू निम्नीकरण के कारण। कितने भू निम्नीकरण के कारण? ये आपके 5 कारण है। खनन, अतिचारण, अति सिंचाई, औद्योगिक प्रदूषण व नवोन्मुलन, ठीक है। यानी अतिचारण यानी अधिक रूप से चराना, अति सिंचाई यानी अति पूर्वक यानी
अति सिंचाई से मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा सिंचाई करना, यही है। औद्योगिक प्रदूषण ही जो उद्योग लगाए गए हैं, नहीं जो फैक्ट्रियाँ लगाई गई जो उनसे प्रदूषण होता है उसे कहते हैं औद्योगिक प्रदूषण, ठीक है। वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई, ये सारे होते हैं, ठीक है। इन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं जिसकी हमने भी आपको बताया। भू संसाधन के उपयोग वही है, वन रोपण, वनों का लगाना, पशुचारण नियंत्रण, यानी जो पशुचारण नियंत्रण से क्या तात्पर्य होता है, इसमें तात्पर्य ये होता है जो पशुचारण यानी जो पशुओं को चराया जाता है उसको नियंत्रित करना, ठीक है। यही सारे है। खनन नियंत्रण जो खनन निकाले जाते हैं उनका कम निकालना, ठीक है, आवश्यकता पूर्वक उसका उपयोग करना। और जो जल का परिष्करण यानी जो फैक्ट्री द्वारा जल प्रदूषण किया जाता है, ठीक है, इन सभी को रोकना। सिंपल है, एक्सप्लेन कर दो, बहुत आसान है। मुद्रा के प्रकार कितने हैं, तो मुद्रा के आपके 6 प्रकार है। जलोढ़ देखते हैं मृदा, काली मृदा, लेटर देखते हैं लेटराइट मृदा, मस्थलीय मृदा, वन मृदा और लाल एवं पीली मृदा। सिंपल, ठीक है। हम देखते हैं मृदा के ये इसमें ये है, ठीक है। काली मृदा क्या यहाँ पे देख सकते हैं यही। अब क्या मृदा के प्रकार, निर्माण प्रक्रिया, वितरण, बस इतना ही, ठीक है। अब उसके बाद देख सकते हैं ये, यहाँ पे देख सकते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के कारण क्या है, मृदा अपरदन के कारण सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है, मृदा अपरदन के कारण बताइए और समाधान बताइए। ये वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण खनन प्रक्रिया नहीं वही है। मृदा अपरदन क्या होता है, इसके कारण क्या कारण यही है कि अति सिंचाई करना, पेड़ों की कटाई बहुत अधिक होना, ठीक है, यही है आपका। और कृषि जो कृषि की जाती है वो गलत तरीके से करना। अब इसमें समाधान क्या है, वही समाधान है, प्रदूषण को कम किया जाए, पशुचारण को नियंत्रित किया जाए, यही सारे आपके पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। यही आपके हर किसी में पूछे जाएंगे ज़्यादातर। भू उपयोग, भू उपयोग में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे देखते हैं भौगोलिक प्रक्रिया जिसका अनुसार भूमि का उपयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है, इसमें ये बोला गया, ठीक है, इसमें यही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बस इतना ही, पहले चैप्टर से यही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है जो पढ़ लो, ठीक है। ढक्कन ट्रैप देखते हैं, ढक्कन ट्रैप क्या होता है, प्रायद्वीपीय पठार का काली मृदा वाला क्षेत्र होता है, इसका निर्माण लावा मिट्टी के द्वारा होता है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र तथा कपास की खेती के लिए उपयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं द्वार, चोह, तराई। द्वार क्या होता है, चोह क्या होता है, तराई क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं द्वार पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी बाद में भूटान का आसपास स्थित मैदानों व पहाड़ों की तलहटी का क्षेत्र होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं चो क्या होता है, पंजाब तथा हिमाचल की देखते हैं शिवालिक की श्रृंखला का दक्षिणी ढाल होता है, यही आपका होता है, ठीक है, यही पूछा जाएगा, ठीक है। वन रोपण क्या होता है, बहुत अधिक पेड़ों का लगाना, ठीक है, ये होता है। फिर देखते हैं कृषि क्षेत्र में पेड़ लगाकर वनों में परिवर्तन करना, यही, ठीक है। उसके बाद वजह जलोढ़ मृदा, एक समतल भूमि होती है जो नदी द्वारा बहकर लाई गई हो, वो जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है, यही है। उसके बाद मृदा अपरदन, ये पूछा जा सकता है मृदा अपरदन क्या है, तो इससे समझ लो मृदा की ऊपरी परत का एक स्थान जो दूसरे स्थान पर प्राकृतिक कारकों के द्वारा, मानव क्रियाओं के द्वारा चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये आपका मैप का, ये मैप का समझ लो, ठीक है। खेजड़ी आंदोलन 1700 में किया गया था राजस्थान में, ठीक है, ये आपके इसमें से ही पूछे जाएंगे, बाद में बोलना बताएंगे मैप का, ठीक है, यही है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, दूसरा चैप्टर। दूसरे में से क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका दूसरा चैप्टर आ गया। तो दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, वन और वन्यजीव। इसमें ये पूछा जाएगा बस 2 से 4 चीज़। भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के वन, 5। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन, ठीक है, यही। और प्रोजेक्ट टाइगर क्या था, ये पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर था वह वन्य जीव परियोजना में से एक था। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1973 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसमें यही पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगला, यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्या पूछा जाएगा, यही है आपका संकटग्रस्त जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिसका लुप्त होने का खतरा है, ठीक है, यही है। सामान्य जातियाँ वे जातियाँ होती है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, ठीक है, यही आपका होता है। जैसे दुर्लभ जातियाँ वे जातियाँ जो लुप्त होने वाली है, यही है। जैसे कि जंगली भैंस होती है जो लुप्त होने जा रही है, वही होता है, ठीक है, ये। उसके बाद देखते हैं वन क्षेत्रों में कम होने के कारण, जो वन क्षेत्र है वो कम होने के कारण क्या है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कृषि क्षेत्र का विस्तार होना, ठीक है, यही सारे पशुचारण जो अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि पशुओं का चराना, वो कृषि बहुत अधिक करना, ठीक है, यही सारे उद्योगों का, यही सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाद में जैव विविधता को कम करने का कारण क्या, अत्यधिक जनसंख्या होगी, वन्य जीव आवास का विनाश हो गया, वन्य जीवों का आखेटन हो गया, यही सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
यहाँ पे दे सकते हैं जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पे परिस्थिति की विविधता का संरक्षण हमारे जीव साध्य संसाधन जैसे जल, वायु और मृदा का संरक्षण, यही आपकी इंपॉर्टेंट है। वो वनस्पति और पशुओं में जिस विविधता का संरक्षण, यही आप लिखाओगे, पॉइंट आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वनों का वर्गीकरण 3 है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अब आरक्षित वन कौन से होते हैं? वह वन या वन्य प्राणियों के संरक्षण में सर्वाधिक मूल्यवान। ठीक है, यही आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरक्षित वन देशों में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए, यही आपकी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पे देखते यही, और सबसे इम्पोर्टेंट अपना ये पढ़ के जरूर चले जाना, आपकी बुक में भी होगा इनके बारे में कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन से होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कौन से होते हैं। इन वनों के बारे में पढ़ जाना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बस इस चैप्टर से आपका यही पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के वन होते हैं, उन्हें बताइए। यही वन का पढ़ जाना 5 होगा। ठीक है, बुक में से एक बार आपका काम हो जाएगा बस। अब अगला चैप्टर देखते हैं। ठीक है, अब अगला चैप्टर यहाँ पे देखते हैं तीसरे चैप्टर में आपको क्या करना है। ये आपका जल संसाधन वही पूछा जाएगा, जल संसाधन होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको करना क्या है। इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन और टीली बांध आंदोलन में यही पूछा जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला है बहु उद्योग नदी परियोजना के लाभ क्या है, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, यही सारे, यानी मत्स्य प्रजनन, बाढ़ को नियंत्रित करना, विद्युत यानी जो हमारी बिजली होती है उसको बनाना, सिंचाई करना, यही सारे आपके बहु उद्योग नदी परियोजना के लाभ, और यही लाभ आपके हर किसी के है। ठीक है, अब देखते हैं बहु उद्योग देखते हैं नदियों की आलोचना में यही 4 लिख देना बस। वर्षा जल संरक्षण की विधि क्या होती है? वर्षा जल संरक्षण की वही होता है, लोगों ने पश्चिमी हिमालय में गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बनाई, छत पर वर्षा जल संचयन किया, बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में पीने हेतु भूमिगत टैंक या डाका बनाई, ये सारा आप लिखोगे टाका। ठीक है, यही है बस। इस चैप्टर से इतना ही है। और बस सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये पूछा जा सकता है, एक बार बुक में आप देख लेना, नर्मदा बचाओ आंदोलन और टीली बांध आंदोलन, बस इन दोनों के बारे में पढ़ लेना और एक ये पढ़ लेना। इस चैप्टर से बस इतना ही पढ़ना, याद आ गया। ठीक है, 2 ही चीज़, नर्मदा बचाओ आंदोलन और टीली बांध आंदोलन, बस इतना ही, इन दोनों के बारे में, और एक ये बस। ठीक है, इस चैप्टर से इतना ही, तीसरे से बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं अगला चैप्टर चौथा। अब उससे क्या पूछा जाएगा तो वो ये देख लो। ठीक है, हम इसलिए बताया था कि आप ये कर लो और आपके नंबर अच्छा है। उसके बाद है कृषि का आपका यही है, गहन निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि और देशता प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। 3 प्रकार की कृषि है। पहला है निर्वाहित कृषि यहाँ पे देखते क्या ये जमीनों के छोटे टुकड़ों पर कृषि की जाती थी। गहन निर्वाह कृषि होती है, इसमें क्या होता है उच्च दबाव चाले क्षेत्रों में कृषि की जाती है, जिसमें श्रम होता है और प्रधान कृषि होता है। ठीक है, इसमें वाणिज्य कृषि, बस इतने यही 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट पढ़ लो। ठीक है, यही आएंगे। कृषि के प्रकार कितने थे? 3 प्रकार लिख दोगे। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर दोगे बस। ठीक है, यहाँ पे देखते कितने प्रकार की फसल है, देख सकते हैं। पहला है रबी और खरीफ। देखते हैं रबी फसल क्या होती है? वह फसल जो देखते हैं बुआई कब की जाती है? अक्टूबर से दिसंबर। कटाई की जाती है अप्रैल से जून, यही है। और रबी में देखते गेहूँ, जी, मटर, देख सकते हैं यही सारी है, जो मटर, यही। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं खरीफ की कब होती है? इसमें यहाँ पे देखते हैं बुनाई मई से जुलाई में होती है, और कटाई होती है सितंबर से अक्टूबर तक। ठीक है, इसमें मक्का होती है, गन्ना हो गया। ठीक है, यही है। ठीक है, जैसे प्रमुख फसलें कितनी हैं? खाद्य फसलें, देखते हैं नकदी फसलें और बागवानी फसलें, यही है आपका। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही पढ़ लो। ठीक है, और इसमें क्या करना है यहाँ पे देख सकते हैं अगला। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कृषि प्रक्रिया क्या है वो यहाँ पे देख लो। पहले क्या की जाती है कृषि प्रक्रिया में? पहले आपकी की जाती है जुताई, फिर बुनाई, फिर सिंचाई, के बाद निराई की जाएगी। निराई के बाद उसमें खाद डाली जाएगी। ठीक है, उसके बाद कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा ताकि कीड़े वीड़े ना हो। फिर उसके बाद कटाई की जाएगी, उसके बाद देखते हैं थ्रेसिंग की जाएगी, उसके बाद अनाज बन जाएगा, उस अनाज को बेच दिया जाएगा। ठीक है, यही है। यहाँ पे देखते हैं फसल चक्र का आपका आ सकता है। फसल चक्र के बारे में बताइए, तो आपको यही लाइन देनी है। फसल की उत्पादकता और भूमि की उर्वरकता बढ़ाने की, भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों का उगाना, यही होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बस इतना ही। उसके बाद हरित क्रांति का 101% आएगा। तब देखते उत्पाद बढ़ाने, विशेष रूप से गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए HYV बीजों के उपयोग, आधुनिक प्रौद्योगिकी, उर्वरक, कीटनाशकों का प्रयोग, यही है हरित क्रांति। ठीक है, और श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए, पशु की नस्लों में सुधार करने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग। जो श्वेत क्रांति है उसमें दूध के उत्पादों को बढ़ाने के लिए जो आधुनिक तकनीक होता है उसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, जानवर पर, यही है। ठीक है, इतना ही है चौथे चैप्टर से। अब 5वां
अब 5वें चैप्टर से क्या करना है यहाँ पे दे सकते हैं। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन सबसे इंपॉर्टेंट, खनिज और अयस्क यही दो इंपॉर्टेंट है इसमें। अब जैसे तक खनिज क्या होता है, प्राकृतिक रूप से विद्यमान है जिसका एक निश्चित संरचना होती है, ठीक है, होता है खनिज। और अयस्क क्या होता है, अयस्क वो होता है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जैसे सेल जिनसे पर्याप्त मात्रा में खनिज लाभपूर्वक प्राप्त किया जा सके, ठीक है, यही है, इसमें ये अंतर पूछा जाएगा। यहाँ पे जिस तक खनिजों की प्राप्ति स्थल कौन कौन से, बस वैसे पढ़ लेना, वैसे तो आएगा नहीं, ठीक है, बस पढ़ लेना, ठीक है। और खनिज, खनिज दो है, धात्विक अधात्विक और ऊर्जा खनिज, ठीक है, यही है, ठीक है। धात्विक के उसमें होता है लोह अलोह, यही होते हैं, इसमें दो पढ़ लेना, और अधात्विक में यही बस, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी तुलना, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें पढ़ना क्या है, इसमें आपका कोयले का आ सकता है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कोयला का ये है, ठीक है, यही। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इसमें पढ़ना क्या है, इसमें देखते हैं संसाधनों खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, कि खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखते हैं उपयोग की अत्यधिक दर, ठीक है, जो दर है ना, देखते हैं सीमित भंडारण, पर्यावरण पर दुष्प्रभाव, और संसाधन जो खनिज है उसका संरक्षण की विधि क्या है, विधि आप ये लिख दोगे, पुनः उपयोग पुनः चक्रण, यही, ठीक है, ये। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बुक में लिखा होगा उर्वरक और खनिज में अंतर, तो जैसे तक खनिज और अयस्क, अयस्क इसमें अंतर लिखा हो तो आप बुक में एक बार पढ़ लेना, यही इसमें अंतर पूछे जाएंगे, और बाकी जो हमने बताया वही बस, ठीक है। अब अगला देखते हैं इसमें अगला क्या पूछा जाएगा आपसे। अब देखते हैं रेट होल खनन, रेट होल खनन बस वैसे पढ़ लेना, ठीक है, ये ठीक है। अब अगला देखते हैं, अब अगले में सबका क्या पूछा जाएगा, ठीक है। अब अगले में देखते हैं क्या आएगा। उसके बाद छठा है विनिर्माण उद्योग, ठीक है, इसमें आप देखते हैं विनिर्माण क्या होता है, इसमें पूछा जाता है, देखते हैं विनिर्माण उद्योग, इसमें देखते हैं कच्चे पदार्थों के मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तन कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है, ठीक है, यही है, ठीक है। और विनिर्माण का महत्व क्या, बस इतनी ही महत्व है, 5 इन्हें पढ़ लेना। देख सकते हैं कृषि की आधुनिक जैसे आधुनिकरण में सहायता, रोजगार की उपलब्धता, यही सारे है बस, ठीक है। और दे सकते हैं औद्योगिकरण की अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, भौतिक कारक और मानवीय कारक। भौतिक कारक में है कच्चे माल की उपलब्धता, आधुनिक जलवायु, शक्ति के संसाधनों की उपलब्धता, और मानवीय कारक में है श्रम, पूंजी, बाजार, मैं बता रहा हूँ, सरकारी नीतियाँ और संचार एवं परिवहन, यही है, ठीक है। उसके बाद औद्योगिकरण के वर्गीकरण का आधार, कितने आधार है, यही 5 आधार, बस इसे लिख देना, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें अगला देखते हैं स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर आपको यही लिखना है, सार्वजनिक निजी संयुक्त और सहकारी, बस इसे पढ़ लो, ठीक है। इस चैप्टर से आपका यही है। नेक्स्ट है लोहा तथा इस्पात उद्योग, बस ये पढ़ लो, इतना ही, ठीक है, इतना ही आपको पढ़ना बस, इस चैप्टर से भी खत्म, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अब अगले से आपका क्या याद करना है, ठीक है। सब यहाँ पे देखते हैं 7वां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अब जीवन रेखाएं इसमें क्या आएगा, इसमें तो आपका मैप ही पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं ये आपकी तीसरी बुक है, तीसरी बुक है राजनीतिक विज्ञान, इसमें पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। अब इसमें क्या है, अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये बेल्जियम की कहानी, ये कहानी आपके पूछा जा सकता है, ठीक है, यही है। देखते हैं टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कदम कौन से थे, तो यही आपके 4 कदम थे। केंद्र सरकार में डच एवं फ्रेंच था, भाषा मंत्रियों के समान संख्या था, यही थे आपके, ठीक है। ये बस श्रीलंका, श्रीलंका इनमें से एक पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। तो श्रीलंका के बारे में पूछ लेगा तो श्रीलंका के बारे में भी यही 4 पॉइंट लिख देना, ठीक है। उसके बाद आप अगला देखते हैं सत्ता में साझेदारी का स्वरूप, ये देखते सत्ता का उद्देश्य है ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है, या सत्ता का क्षेत्रीय वितरण, यही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला देखते हैं ये वितरण कितना है, जैसे पहला है केंद्रीय सरकार जो ऊपर है देश के लिए, बीच में है राज्य प्रांतीय सरकार, और तीसरे में जैसे स्थानीय स्वशासन, ठीक है, यही है, बस इतना ही, यही पूछा जाएगा। पूछा जा सकता है बहुसंख्यावाद क्या है, गृह युद्ध क्या है, तो यही आप ये लाइन लिख दोगे, ठीक है। ये बहुसंख्यावाद क्या है, ये मानवता की जैसे अगर कोई समुदाय बहुसंख्या है तो अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, ठीक है। इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है, यही है बस इस चैप्टर से। उसके बाद ये दूसरा चैप्टर है संघवाद, संघवाद के में ये पूछा जाएगा, आप देखते हैं संघवाद शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता, ये विशेषता ही पूछी जाएगी, आपको यही विशेषता लिख के आनी है, ठीक है, बस इतनी। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 कर लेना, ठीक है। उसके बाद पे दे सकते हैं अगला संघवाद सरकार और एकात्मक सरकार के, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए, तो इसमें ये अंतर आपका आ सकता है, ये आप अंतर कर लेना, ठीक है। 3 अंतर है और एक उदाहरण है। उसके बाद देश संघवाद के प्रकार 2 है, 7 देखते 7
आकर संघर्ष बनाना, देश संघ बनाना और साथ रहकर, यानी साथ आकर और साथ रहकर संघ बनाना, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्या है, ये रहा। उसके बाद भाषीय राज्य में देखते हैं भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली और एक कठिन परीक्षा है। यही बस इतनी 4 गणना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों, क्या बोला गया, राज्यों के पुनर्गठन को टाला, परंतु हमारा अनुभव बताता है कि देश ज़्यादा मजबूत और एकीकृत हुआ। ये केंद्र राज्य संबंध, देखते केंद्र और राज्य संबंध में यही 3 कर लेना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते ग्राम पंचायत, ये पक्का पूछा जाएगा। यहाँ पे देखते ये पंचायत है, ये संघवाद विवरण है, पक्का पूछा जाएगा। उसके बाद देखते ग्राम पंचायत क्या होता है, ये आप लिख देना इतने पॉइंट। ठीक है, 3 4। ठीक है। पंचायत समिति, पंचायत समिति क्या होता है, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, यही है। यहाँ पे देखते इस ग्राफ में यहाँ पे देखते केंद्र सरकार, राज्य, स्थानीय स्वशासन, ये है। ठीक है, यही बस इस चैप्टर से इतना ही है। नगर निगम क्या होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जिला परिषद, यही इन तीनों में से पक्का पूछा जाएगा एक। ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर देखते हैं, अगले चैप्टर में से आपका क्या आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा चैप्टर जाति धर्म, और यहाँ पे देखते हैं ये आला। इसमें आप देखते हैं अनुसूचित जाति कौन सी होती है, जो गरीब और भूमिहीन, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े भारतीय होते हैं, उसे रहता है अनुसूचित जाति। यही है आपका, इसमें पूछा जाएगा ये इन तीनों में से। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं संप्रदाय की सबसे आम अभिव्यक्ति रोजमर्रा की मान्यताओं में धार्मिक पूर्वाग्रह, देखते हैं यही आपको पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते ही ये नारीवाद, नारीवाद क्या है, नारीवाद आंदोलन, यही नारीवाद क्या, महिला या पुरुष, देखते हैं महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकार और अवसरों में विश्वास करना नारीवाद कहलाता है। ठीक है, इसमें यही था। ठीक है, बस इस चैप्टर से यही पूछा जाएगा नारीवाद का और पितृसत्ता समाज। नारीवाद होता क्या है, इसमें नारीवाद है उसमें नारियों के खिलाफ जो किया जाता है ना, नारियों को अंदर रखा जाता है, उनको पुरुषों के समान ही माना जाता है, तो उसी के खिलाफ ये नारीवाद ये किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं महिला एवं पुरुष, जो महिला और पुरुषों के लिए समान अधिकार अवसरों में विश्वास करता है को नारीवाद कहा जाता है। ठीक है, यही है नारीवाद आंदोलन में, यही है बस। ठीक है, इस चैप्टर से इतना ही है। अब अगला चैप्टर यहाँ पे देखते हैं छठा, राजनीतिक दल। अब राजनीतिक दल में क्या होगा, राजनीतिक दल में यही आपको करना ही नहीं में से पूछा जाएगा। राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, यही है। ठीक है। उसके बाद पे देखते हैं दल बदल। दल बदल क्या होता है, किसी दल विशेष से विधायिका के लिए निर्वाचित होने के बाद प्रतिनिधि का इस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में जाना, वही दल बदल होता है। ठीक है। शपथ पत्र क्या होता है, जिसके जैसे किसी अधिकारी को सौंपा गया ऐसा दस्तावेज जिससे कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूची देता है, ये भी होता है। ठीक है, ये वहाँ पे देख सकते हैं। अगला एक दलीय प्रणाली, सबसे इम्पोर्टेंट। इसमें कई देशों में सिर्फ एक ही दल के देखते हैं, एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है, जैसे कि चीन में एक दलीय प्रणाली होती है। ठीक है, में यही सब पूछा जाएगा। राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं, चुनाव लड़ना, कानून निर्माण, सरकार बनाना, सरकार चलाना, देखते विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना, यही है जनमत का निर्माण, यही बस इतना ही। ठीक है, और देखते कितने राजनीतिक दल है, ये कोई देश यह तय नहीं कर सकता कि कितने राजनीतिक दल है, बस इतने ही पॉइंट। विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था, 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था है। पहला दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, बस इतने यही 3 पढ़ लेना। ठीक है, देखते ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दल, ये ठीक है, ये 3 दल के 3 उदाहरण कर लेना। उसके बाद अगला अभी देखते हैं पार्टी का नाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इसका विचार क्या ये रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ये रहा, ये आपको कर लेना है बस। यहाँ पे देखते यही। उसके बाद देखते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करना है, बस इतना ही है। उसके बाद पे देख सकते हैं इसमें ये रहा, राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी आती है, तो यही 5 चुनौतियाँ आप लिख दोगे। विकल्पहीनता, अपराधियत, तत्वों की घुसपैठ, वंशवाद की चुनौतियाँ। ठीक है, यही आपकी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और जैसे राजनीतिक दलों में सुधार है तो कुछ सुझाव यानी सुझाव देने हैं कि राजनीतिक दलों में सुधार के लिए यहाँ पे जैसे दल बदल कानून को सख्त किया जाए, जो अपराधी है उनको लोगों पर रोक लगाई जाए कि जो अपराधी है वह राजनीतिक दल में भाग नहीं ले सकते, यही है। ठीक है, इसमें कैसे सुधारा जा सके ये आप लिखों के समक्ष चुनौती है। बस इतना ही, इस चैप्टर से इतना ही है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगला। अब अगले चैप्टर से आपका कौन सा है वो देखते हैं। उसके बाद ये 5वां लोकतंत्र के परिणाम। ये परिणाम क्या थे जैसे लोकतंत्र अन्य शासन प्रणाली से बेहतर क्यों है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको लिखना है टकरावों को टालने, इससे फैसलों में बेहतर आती है। ठीक है, बेहतरी आती है, यही सारे हैं। उसके बाद जैसे लोकतंत्र के राजनीतिक परिणाम, कितने परिणाम है 3। जिम्मेदार सरकार, जवाबदेह सरकार और वैध सरकार। परिणाम कितने थे 2। सामाजिक विविधता में सामंजस्य और सद्भावनापूर्वक जीवन, यही है, बस इतना ही। ठीक है, और लोकतंत्र सरकार वैध सरकार है क्यों, क्योंकि यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होता है, नियमित सार्वजनिक बहस होती है, यही आपका है। ठीक है, बस इस चैप्टर से इतना ही है, यही पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये है। अब अगले चैप्टर से देखते हैं। अब अगली बुक है आपकी अर्थशास्त्र। ठीक है, ये आपकी आखिरी बुक है, चौथी बुक। अब इसमें से देखते हैं क्या होगा। इसमें पहला है विकास। अब विकास से क्या है, मान देखते हैं मानदंड। मानदंड में ये है मानव सूचना सूचकों के आधार। ठीक है, मानव सूचकों के आधार कितने हैं 3। शिक्षा के आंकड़े लिखते हैं, लोगों का स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, यही आपको लिखना है। मानव विकास सूचकों के मानदंड है ये आपके 4, यही। ठीक है, और विश्व बैंक के अनुसार देशों का वर्गीकरण इन 3 है। देखिए, उच्च आय वर्ग के देश, विकसित अर्थव्यवस्था और यह नियमित आय वर्ग। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, देखते हैं निवल उपस्थिति अनुपात, यही 3 आपको करना है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है, किसी वर्ष में यहाँ पे देखते हैं 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात देता है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, और साक्षरता दर वही है 7 वर्ष या उससे अधिक वर्षों की आयु के लोगों में साक्षरता जनसंख्या अनुपात है। यहाँ पे देखते हैं प्रति व्यक्ति आय यानी औसत आय। इसमें पूछा जा सकता है प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम कुल राष्ट्र आय को कर देंगे डिवाइड कुल राज्य जनसंख्या से। ठीक है, यही BMI ये पूछा जा सकता है। BMI को बताइए क्या है। BMI क्या होता है, जो शरीर का द्रव्यमान सूचकों पोषण वैज्ञानिक किसी व्यवसाय के अपोषित होने के जांच कर सके। यदि यह 18.5 से कम है तो जिससे व्यक्ति अल्पपोषित है, अगर 25 से ऊपर है तो वह मोटापे से ग्रस्त है, यही है। मानव विकास सूचकों यही पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप अगला, बस इस चैप्टर से इतना ही है। अब अगले चैप्टर से देखते हैं। इसमें आपके ये छोटे छोटे ये पढ़ लो ताकि आपका काम भी हो जाए, आप ही चाहे कर भी आओ। ठीक है, बस ये दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र यहाँ पे बताए गए 3 है। पहला वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, वो प्राथमिक क्षेत्र होता है। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तु, यानी प्राथमिक क्षेत्र वह होता है जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तु बनाता है। और द्वितीय क्षेत्र वह होता है जो प्राथमिक क्षेत्र से वस्तुओं को प्राप्त करके उनका निर्माण करता है। और तृतीय क्षेत्र वह होता है जो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के उत्पादित गतिविधियों में सहायता करता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र होता है यही। यहाँ पे देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र प्लस देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र प्लस में द्वितीय क्षेत्र प्लस में तृतीय क्षेत्र मिलकर होता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है घरेलू का, इसमें देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं घरेलू उत्पाद यही है आपका। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पाद अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पाद की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्र के उत्पादों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। बस ये परिभाषा और एक ही लाइन कर लो। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको बस यही करना है कि छोटे अवधि के लिए और दीर्घकालीन उपाय। ठीक है, यही आपको बस कर लेना है। ठीक है, इसमें 2 चीज़ और है, बस इस चैप्टर की वो पढ़ लेना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र क्या होता है, ये आपका पक्का पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको बस यही लिखना है। ठीक है, ये 4 पॉइंट। और संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र, बस इन दोनों में से कोई से पूछा चला जा सकता है। ठीक है, बस आपको अंतर बताने हैं। ठीक है, बस इतना ही करना है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तीसरा चैप्टर। अब तीसरे चैप्टर से आपको क्या करना है, यह मुद्रा वह साख। अब मुद्रा क्या होता है, मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में से एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करती है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। बस यहाँ पे देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेना है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है, अभी देख सकते हैं दोहरा संयोग। दोहरा संयोग क्या होता है, जब एक व्यक्ति किसी चीज़ को बेचने की इच्छा रखता है, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता है, अर्थात मुद्रा का उपयोग किए बिना, तो उसे आवश्यक का दोहरा संयोग कहा जाता है, यानी मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे रिजर्व बैंक
ऑफ इंडिया, इसमें यही है। इसमें क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, यही आपके कार्य है। ऋण किस प्रकार वितरित करना इसकी नज़र रखता है। सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है। बैंक व समिति की कार्य प्रणाली पर नज़र रखता है। ठीक है, यही आपके है। उसके बाद साख, साख क्या होता है, एक ऐसी समझौता है, रिश्ते एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु या सेवा इस आश्वासन पर उधार देता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान कर सके। ये होता है साख। ठीक है, उसके बाद पे मुद्रा के आधुनिक रूप। कितने रूप है आपकी, ये रूप है। पहला कागज के नोट, सिक्के, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, जैसे मोबाइल एवं नेट बैंकिंग। यही जो बैंक के कार्य क्या होते हैं, ये आपके कार्य जब ये मैं ऊपर बताया, मुद्रा जारी करना और बैंक एवं अन्य जो सहायक समूह है उनके कार्य प्रणाली पर नजर रखना, ये होता है कार्य है। ठीक है, और ब्याज की दरों को निर्धारित करना, कितने ब्याज पर आप दे सकते हो। ठीक है, ये होता है। और जो साख शर्तें हैं यहाँ पे देखते हैं, ब्याज की दर देखते हैं, समर्थक ऋणधारी, ये आपका होता है। जो हम देखते हैं स्वयं सहायक समूह के कार्य, ये आपके कार्य है बस 5। विभिन्न सामूहिक मुद्दों पर चर्चा को मंच देना। ठीक है, ये कम ब्याज दर पर ऋण देना, ये आपके कार्य है जो बाकी के थे। ठीक है, बस इस चैप्टर से इतना ही है। ये बस अगला चैप्टर देखते हैं। उसके बाद है वैश्वीकरण था भारतीय अर्थव्यवस्था, सबसे इंपॉर्टेंट वैश्वीकरण। इसमें यही सारी, इसमें से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि वैश्वीकरण, वैश्वीकरण क्या होता है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक है, यही उदारीकरण क्या होता है, उदारीकरण सरकार द्वारा अवरोध और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है, यही है। और निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों को चरणबद्ध तरीकों से निजी क्षेत्रों में बेचना निजीकरण कहलाता है। ठीक है, यही है। मुक्त बाजार क्या होता है, जब दो देशों के बीच व्यापार बिना किसी प्रतिबंध के होता है तो उसे मुक्त बाजार कहते हैं, यही। ठीक है, उसके बाद पे देख सकते हैं वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, ये बस इतना, ये चक्कर याद कर लो। ठीक है, बस ये। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बस इस चैप्टर से यही पूछा जाएगा, वैश्वीकरण, यही जो हमने अभी आपको बताया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बस इतना ही, ये आपके चैप्टर खत्म। ठीक है, जितने भी आपकी मैप का रह गया तो एक बार बुक में से अपने मैप देख लेना, जितने भी आपके मैप है वही सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, उन्हीं में से बाकी बस भी आ सकते तो वो देख लेना, और एक बार वैसे बुक पढ़ जाना टाइम होता है, बाकी ये सारा कर लेना। ठीक है, मैं आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे और आप कराओगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।